हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर 9th सीरियल वाइज चल रहा है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं कि इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस निकालने के पहले आपको मैंने कल एक रिलेशनशिप बताया था आपको, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में। फिर भी मैं उस वीडियो को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप आपको बताया था, करंट इज इक्वल टू क्या होता है? NE² A टाउ अपॉन 2mL इंटू भी होता है। ये रिलेशनशिप आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें जो है इसी कांस्टेंट को, ये जो यहाँ पर है ये चीज़, किसी कंडक्टर के लिए एल्युमिनियम या कॉपर, किसी एक चीज़ के लिए इसको क्या कह दिया जाता है? 1/r कह दिया जाता है। इस कांस्टेंट को 1/r कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है उसको भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करंट को फ्लो होने में रेसिस्ट करता है, उसे बाधा पहुंचाता है। कि करंट इधर से फ्लो होना चाहता है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस के कारण इसको क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा, उसके सामने अपोजिंग नेचर का कुछ मटेरियल डाल देगा, जिससे ये करंट का वैल्यू घट जाएगा जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे अलग अलग रेसिस्टेंस में, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या है? एक अपोजिंग नेचर का, बाय वर्च्यू विच इट अपोजेस द करंट। समझिए, इसका लिख सकते हैं आप, मैंने जो बोला डिफिनेशन लिख लीजिए, बाय वर्च्यू विच इट अपोजेस द करंट। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आपका डिपेंड करता है जियोमेट्री पे, यानी ये जो चीज़ है इसका क्या जियोमेट्री है, इसके साइज पर डिपेंड करता है, ये कितने बड़ा है कितना छोटा है इस पर डिपेंड करता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, यानी इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर, कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो ये चार मुख्य बातों पर ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो ये जो चार बात है, ये चारों बातों का संग्रह है यहाँ पे, जो मैंने आपको कल रिलेशनशिप में बताया था कि करंट और वोल्टेज में जो रिलेशनशिप होता है ये इस तरह का आता है। तो देखिए, इसमें ज्योमेट्री भी आएगा। ज्योमेट्री कैसे आएगा? एरिया लेंथ चेंज करेंगे तो उसका ढांचा बदल जाएगा। साइज भी बढ़ सकता है एरिया और लेंथ बढ़ा के। इंटरनल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे देखिए, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सब तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदलता नहीं है, लेकिन ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदलेगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, और ये टाउ भी इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ टेम्परेचर का तो टर्म है नहीं, आप दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का भी टर्म है। कैसे टर्म है? टेम्परेचर टाउ को इफेक्ट करता है। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे इन्वायरमेंट का, तो ये तो इन्वायरमेंट के बगल में है ये कंडक्टर, तो इसके अंदर ये हीट लेके इसके अंदर कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा। कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि कॉलिजन जल्दी हो रहा है तो तुरंत कोलाइड कर जा रहा है, तो टाइम मेरा घट जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म है नहीं, लेकिन टेम्परेचर किसको इफेक्ट कर रहा है? इस टाउ को इफेक्ट कर रहा है। तो इस टाउ को इफेक्ट कर रहा है, और ये पूरा टर्म क्या है? 1/r है, यानी 1/r रेसिस्टेंस कहते हैं, लेकिन इसको 1/r कहेंगे। अब क्यों कहेंगे उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। आज हम लोग, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो सबसे अगर बोला जाए तो ये आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का सबसे बेसिक टॉपिक है आपका। इसके अंदर आपको फीलिंग आएगा, जिससे
इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में किसने कहा था? ओम्स साहब ने कहा था, ओम्स साइंटिस्ट ने। उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। देखिए अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1/r इतना है, तो हम लिखेंगे 1/r का वैल्यू कितना है? 1/r का वैल्यू है n² a टाउ बटा 2m l हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से रेसिस्टेंस का जब वैल्यू निकालेंगे इसको उल्टा देंगे तो क्या लिख देंगे, 2ml अपॉन n² a अपॉन टाउ हो गया। यहाँ से मेरा क्या आ गया, रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस रेसिस्टेंस को भी हम लोग बदलेंगे थोड़ा सा। अभी मैं आता हूँ यहाँ 1/r इसको क्यों माना, उसके पीछे भी मैं थोड़ा सा रीज़न बताऊँगा आपको, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि इससे और क्या क्या फॉर्मूला आ सकता है। देखिए रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस रहने दीजिए और आप क्या कर दीजिए, इस 2m और n² टाउ को एक साथ ला दीजिए और बगल में क्या आ जाएगा, l अपॉन एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। आर हो गया रेसिस्टेंस। यहाँ रो का नाम क्या होता है, रो का नाम होता है, रो का मैं नाम बता देता हूँ, इसका नाम है रेसिस्टिविटी। इसका क्या नाम है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब ये रेसिस्टिविटी हो गया रो, पी लिखते हैं ना, पी को ही कैसे कर देना, ऐसे कर देना है, तो ये रेसिस्टिविटी हो गया। इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसका स्पेशल नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी नहीं, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरा नया फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताइए, रो L बटा एरिया हो गया। एक नया फार्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है। समझ रहे होंगे आप ये नया फार्मूला क्या है, ठीक है। अब यहाँ से भी एक और फार्मूला बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये जो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, अब यहाँ से मेरा रेसिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा, 2m ne² बटा टाउ। मैं सभी का सिग्निफिकेंस भी बताने वाला हूँ, इसी कारण मैं पहले ये सारा चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ आने वाला है, और बहुत आसानी से सबको ऐसे ऐसे बदल रहे हैं, तो इसी तरह इसका नाम रखाया गया है, ठीक है। अब इसी को अगर रो है तो रो को ही क्या कर दिया जाता है, 1/सिग्मा कह दिया जाता है, और इस सिग्मा का नाम दे दिया जाता है। इस सिग्मा का क्या नाम है, इस सिग्मा का नाम दे दिया जाता है कंडक्टिविटी। क्या नाम दे दिया जाता है, कंडक्टिविटी। क्लियर है, इसको कंडक्टिविटी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा 1/कंडक्टिविटी, ये नाम दिया हुआ है। तो अब यहाँ से भी आप एक फार्मूला निकाल सकते हैं। जितना फार्मूला आपको बेसिक पता रहेगा, ये फार्मूला तुरंत ड्राइव हो जाएगा। आपको बस ये फार्मूला पता रहना चाहिए, ये सब हमको याद भी नहीं रहता है। अभी आपको पढ़ाना था, इसी कारण कुछ कुछ मैंने रिवाइज किया, तो उसको एक बार लिखा था कॉपी पे, तो याद हो गया। ऐसा बात नहीं है, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। सिर्फ ये वाला चीज़ थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, उसके बाद ये सब तो उसी से ड्राइव हो जाएगा तुरंत। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ne² टाउ, ये ऊपर चले जाएगा और 2m नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये एक नया फार्मूला बन गया, ठीक है। चलिए अब भी एक और नया फार्मूला आने वाला है। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं नया फार्मूला का। यहाँ से नया फार्मूला क्या आएगा, I इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/r इंटू भी आ रहा है, ठीक है। अब इस भी को इधर रहने दे, r को इधर भेज दे, तो मैंने नया फार्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू I इंटू आर। ये एक फार्मूला आ गया। यही मेरा क्या है, ओम्स लॉ है। ये मेरा क्या है, ओम्स लॉ, ये मेरा ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स ने दिया था। अब यहाँ से भी हम एक नया फार्मूला ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए बताते हैं आपको। जैसे ही हम लोग यहाँ पे बैटरी से जोड़ते हैं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है।
जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाता है, इस डायरेक्शन में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका हम लोग लेंथ L मान कर रखते हैं इस कंडक्टर का। देख रहे हैं यहाँ पे L लेंथ आ रहा है, ये जो L बता रहा है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर बताता है। अच्छा आपको बता देते हैं ये सारा टर्म क्या है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। 2m क्या आता है, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास। L क्या है, लेंथ है इस वायर का। V क्या है, ये जो बैटरी यहाँ से जो रहे हैं ये वोल्टेज है। I क्या है, करंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ ने कहा था कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल होता है। यहाँ ये ओम्स लॉ नहीं है, यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ ने कहा था जो करंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल यहाँ बढ़ाएंगे किसी गिवन कंडक्टर में उतना ज़्यादा ये करंट ज़्यादा फ्लो होगा। यही ओम्स लॉ का कहना था। तो एक्चुअल में ये ओम्स लॉ नहीं है, हम बोल रहे हैं ये ओम्स लॉ है लेकिन ओम्स ने ये वाला लॉ नहीं दिया था, ये हम लोगों ने बनाया है। अभी बताऊंगा कि ओम्स ने कौन सा लॉ दिया था। अगर आप 9, 10 में 11, 12 में भी है तो ये लॉ लिख दीजिए, कोई गलत नहीं काटेगा। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन ओम्स ने ये लॉ नहीं दिया था, ये हम लोगों ने खुद उससे ड्राइव करके ये लॉ लाया है। ठीक है, लेकिन ओम्स ने तो वहाँ दिया था और उसको हम ड्राइव करके ये चीज़ लाए। और हम लोग क्या करते हैं ना, उल्टा पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, खोज होता है किसी और तरीके से, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले खोज को ही पढ़ लेते हैं उसके बाद इधर जाके पढ़ते हैं अच्छा ये रीज़न हुआ होगा। और साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, पहले वे रीज़न को जानता है और फिर उससे रिलेट करके ये चीज़ लाता है। अच्छा ठीक है, चलिए अब यहाँ से ओम्स लॉ ये नहीं है, एक्चुअल में है यही, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ लाया है। ठीक है, अब इससे हम लोग रिलेट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है E इंटू लेंथ के। इसके अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जितना इसका लेंथ होगा, ये आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू लेंथ होता है, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इतना L/2 जाएंगे तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। हम L डिस्टेंस जाएंगे तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू L होता है। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अभी हम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से देखिए एक ऐसा चीज़ निकालेंगे ना तो आपको कभी भुलाइएगा नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। B इज इक्वल टू I इंटू रेसिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पता चल गया रेसिस्टेंस क्या होता है, रो L बटा एरिया होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम इस लेंथ को इधर भेज देंगे, इसको लिख देंगे V/L। ठीक है, और इस रो को यहीं रहने देंगे और इस I को एरिया के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कर दिए। अब हम लोगों को क्या मिलेगा, ये जैसे ही V/L लिखे तो हमको पता है V/L क्या होने वाला है, L इधर आएगा, इसका वैल्यू E आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे E इज इक्वल टू, इसका क्या वैल्यू आ गया, E आ गया। E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इंटू I बटा एरिया को क्या लिखते हैं, करेंट डेंसिटी J। ठीक है, ये एक्चुअल में ओम्स लॉ है। इसको कहा जाता है ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब ये छोटे छोटे जगह पे लगता है, यानी हर एक पॉइंट पर ये ओम्स लॉ लगता है, हर एक पॉइंट पे। यानी इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका कुछ ना कुछ रो है। इस हर एक पॉइंट पे ओम्स लॉ वैलिड है। इसको कहा जाता है ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म। यानी हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर एक जगह जे है, हर एक जगह का कुछ ना कुछ डेंसिटी और हर एक जगह का रो है। तो इसको कहा जाता है ओम्स लॉ। एक्चुअल में ओम्स ने ये लॉ दिया था, E इज इक्वल टू रो इंटू जे होता है। हम लोगों ने इसको ड्राइव करके इस तरह ला दिया, I इज इक्वल टू सेंटेंस में कहने के लिए इस तरह कहते हैं। समझ में आ रहा है कि ना आपको, ओम्स ने ये लॉ नहीं दिया था, ये हम लोगों ने बनाया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। IT में भी पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन भी आ गया असर्शन रीजन में
तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, सिंगल करेक्ट रहेगा तो ये, और मल्टीपल करेक्ट रहेगा तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसको हम पॉइंट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस लॉ को हर एक पॉइंट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको लेंथ चाहिए, एल लेंथ, इतना सा लेंथ, इतना सा लेंथ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ आपको पता है, V बटा एल को E कहते हैं और I बटा एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर। ओम्स लॉ इसको भी कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओम्स ने वेक्टर वाइज इसको दिया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका डेंसिटी और रो से इसको डिनोट किया था। यहाँ तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है थ्योरी, यानी क्या क्या चीज़ फार्मूला आने वाला है, इतना सारा चीज़ आने वाला है आपका फार्मूला। समझ रहे हैं कितना बड़ा टॉपिक है, कितना बढ़िया टॉपिक है। एक फार्मूला है, इसी को हम लोगों ने ड्राइव करते हुए ये सारा चीज़ निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने शुरू में बोला था कि इसको आपको बताऊंगा कि ये 1/r क्यों है। तो अब टाइम आ गया, इसका चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, ये 1/r इसको क्यों कहा गया, इसको r क्यों नहीं कहा गया। तो आप सिंपल सा ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, हम पढ़ते हैं चूँकि 10th में भी पढ़ते हैं, v = IR होता है, इधर I लिखा हुआ है, इस जगह v लिखा हुआ है, तो इस जगह 1/r होगा ना, तब ना v = इधर r जाएगा। ये तो हो गया कि हाँ पहले से पढ़े हुए हैं तो उसके अनुसार कह दिए, लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या सोच के ऐसे r को लिखता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कंडक्टर अगर बना है तो उस कंडक्टर को हम लोग उसका साइज को बढ़ा घटा तो सकते नहीं, बढ़ा घटा सकते हैं ये बात है, लेकिन हम लोग को इस अभी के लिए क्या करना है, इसका साइज बढ़ा घटाना नहीं है, हमको बस रेसिस्टेंस देखना है इसका अभी के लिए, इसका रेसिस्टेंस कैसे वेरी करता है। ठीक है, बढ़ा घटा देंगे तो रेसिस्टेंस बदलेगा, जानते हैं, क्योंकि एल एरिया बदल दीजिएगा तो रेसिस्टेंस बढ़े घटेगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखना है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसका लेंथ नहीं बदले और इसका एरिया नहीं बदले, मान लेते हैं ये एल्युमिनियम वायर है, सिर्फ अभी एल्युमिनियम लेके सोच रहे हैं, तो इसका n नहीं बदलने वाला है, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बदलने वाला है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नहीं बदलता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बदलता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसका लेंथ भी नहीं बदलेगा, बोले नहीं बदलना है, एरिया भी नहीं बदलेगा, और जो वोल्टेज दिया हुआ है वही वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़, यहाँ से ये और ये सारा चीज़ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कौन सा हो गया, टाउ हो गया। अब टाउ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ घटेगा। ठीक है, और बाकी सारा चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ घट रहा है, टाउ घट रहा है, इसका मतलब करंट भी घट रहा है, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। यानी हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं टाउ घट रहा है, इसका मतलब करंट भी घट रहा है। करंट घट रहा है, इसका क्या मतलब है, यानी हम जब इससे बैटरी से जोड़े थे, उसी बैटरी से जोड़े थे, और यहाँ इसका कुछ भी नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बाहर में टेम्परेचर को बदल रहे हैं। तो टेम्परेचर को बदल रहे हैं, इसका मतलब इसमें ऑटोमेटिक इसमें करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बदल रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं तो टाउ घट रहा है, टाउ घट रहा है तो आई भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाउ है। तो हम कहेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका क्या हो रहा है, इसमें करंट का वैल्यू घट रहा है। तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके अंदर अवरोध हो रहा है, अवरोध हो रहा है। समझे कि नहीं समझे, यानी इसका रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेसिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, तो आप सोचिए, रेसिस्टेंस इसका बढ़ रहा है तब ना करंट का वैल्यू घट रहा है। समझे कि नहीं समझे, तो यानी हम कहेंगे, यानी हम अलग भाषा में सोच रहे होंगे कि इसका रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तब ना इसका करंट घट रहा है, हम लोग ऐसे सोचेंगे, लेकिन एक्चुअल में रेसिस्टेंस कुछ होता नहीं, इस पर डिपेंड करता है। टाउ टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घट रहा है, इसी कारण करंट घट रहा है। यानी हम दोनों ने क्या किया, इस दोनों को कॉमन कर लिया, और इसको यहाँ से रिलेट इसको कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से इसको रिलेट कर रहे हैं। तो यानी हम क्या कहेंगे, इसको और इसको रिलेट करेंगे, यानी हम क्या कहेंगे, अपने दैनिक जीवन के भाषा से इसको रिलेट कर दिए कि टाउ घट रहा है तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी टाउ घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इसी कारण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी कारण 1/r लिखे। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, अब
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जब ये रेसिस्टेंस निकल गया तो अब ये किस पर डिपेंड करने वाले हैं, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करने वाला है। तो वेरियस पैरामीटर पढ़ने वाले हैं कि रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक और न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे सारा चीज़ बताया था, लेकिन इसका यूनिट्स थोड़ा सा बताने में मैं भूल गया था, इसको मैं इधर बता दे रहा हूँ। देखिए यूनिट्स क्या क्या होता है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बटा एरिया होता है। तो आपको याद रखना है रेसिस्टेंस, आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट ओम्स होता है। ओम साइंटिस्ट ने रेसिस्टेंस के बारे में पूरा बताया था, इसी कारण आर का यूनिट क्या लेते हैं, ओम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप सबका यूनिट निकाल सकते हैं। इसका यूनिट पता है, आप रो का यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, आर का यूनिट पुट कर दीजिए ओम, और आपको पता है लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये मीटर इधर आके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको हम लोग, एक साइंटिस्ट है साइमंस, उसको भी सम्मान देने के लिए हम लोग इसका यूनिट को, रो का यूनिट को ओम मीटर भी कहते हैं और साइमंस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी यूनिट है इसका और ये भी है। ये एक साइमंस साइंटिस्ट था, उनको सम्मान देने के लिए इसका यूनिट का नाम रखा गया, ठीक है। अब उसी तरह देखिए, अब आपको बताए थे रेसिस्टिविटी क्या होता है, 1/सिग्मा होता है। ये रेसिस्टिविटी होता है, ये कंडक्टिविटी होता है। तो हमको इसका यूनिट पता है, इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/सिग्मा। तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, ठीक है। ये सारा ऐसा यूनिट्स है, ठीक है। और इस ओम का सिंबल भी होता है। ओम का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।